अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलिस्ता एडवोकेट और आज हम बात करने वाले हैं कि एसआईआर के बाद ऐसे कौन से ज़रूरी काम हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। इन सब कामों को मैंने 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है और क्योंकि ये सभी सवाल बहुत ज़रूरी है और 8 के 8 पॉइंट्स को एक वीडियो में कवर करने से वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इस वीडियो को मैंने एक पार्ट और इसका दूसरा पार्ट 2 पार्टों के अंदर डिवाइड कर दी है ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आप लोगों से छूट ना जाए। तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम बात करेंगे एसआईआर के बाद अपनी वोटर लिस्ट एसआईआर एंट्री को कैसे वेरीफाई करना है, एसआईआर के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप या फिर प्रूफ्स को कैसे सेफ रखना है, एसआईआर के बाद प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल रिकॉर्ड को कैसे क्रॉस चेक करना है और एसआईआर के बाद फैमिली लिंकेज को किस तरीके से क्लियर करना है। सो लेट्स स्टार्ट द कंफ्यूजन क्लेरिफिकेशन। तो सबसे पहले वोटर लिस्ट एसआईआर एंट्री कैसे वेरीफाई करें। देखिए, इसके अंदर आपको नाम, फादर नेम, हस्बैंड नेम के साथ अपना एड्रेस, एज और इसके साथ कोई रिमार्क, ऑब्जेक्शन, कोई डाउटफुल टैग तो नहीं लगा हुआ है ये चेक करना है। गलती हो तो एसआईआर रेक्टिफिकेशन या ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन फौरन से फाइल करें। तो एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट और एसआईआर एंट्री कैसे वेरीफाई करें, तो आप अपनी एंट्री कहां पर चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आप सबसे पहले ऑनलाइन माध्यम से अपनी एंट्री चेक कर सकते हैं। इसके लिए सीईओ इलेक्शन वेबसाइट या पोर्टल पर आप सर्च कर सकते हैं जिसके अंदर आपको अपना वोटर आईडी, ईपीआईसी नंबर डालना होगा और आपको अपने नाम, आपके फादर नेम या आपके हस्बैंड से सर्च करना होगा। फाइनल लिस्ट के अंदर रिमार्क कॉलम देखें कि उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लिखा हुआ है। इसका आपको स्क्रीनशॉट जरूर सेव करना है। इसको आप ऑफलाइन तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, ईआरओ या बीएलओ के ऑफिस के अंदर वोटर लिस्ट की एक कॉपी होती है। उसके अंदर आप एसआईआर रजिस्टर में या ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। आपको अपनी एंट्री लाइन बाय लाइन कौन सी चेक करनी है। आपको सबसे पहले चेक करना है अपना नाम, क्योंकि यहाँ पर कॉमनली मिस्टेक होती है। स्पेलिंग्स के अंदर, सरनेम्स के अंदर या निक नेम्स के अंदर आपका नाम मिसमैच हो जाता है। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के अंदर भी मिसमैच की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे कि मेरा नाम गुलिस्ता है और उसके अंदर नाम लिखा हो गुलिस्ता बेगम या गुलिस्ता खातून, तो ये सारी चीज आपको चेक करनी है। फिर आपको अपने फादर या हस्बैंड का स्टेटस चेक करना है। आपको चेक करना है आपके फादर नेम में जो स्पेलिंग है वो सही है या आपके हस्बैंड की जो स्पेलिंग है वो सही है, या ऐसा तो नहीं फादर की जगह किसी और का नाम लिखा हुआ है और हस्बैंड की जगह किसी और का नाम लिखा हुआ है। फिर आपको आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है। एज अगर अप्रोक्स ठीक है तो फिर सही है, नहीं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो ऑब्जेक्शन वैलिड होता है। इसके लिए आप स्कूल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। फिर आपको आपका रेजिडेंस एड्रेस वेरीफाई करना है। आपको देखना है आपका गली, आपका मोहल्ला, आपका एरिया सही से लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। आपका जो उसके अंदर पीएस है वो सही है, पोस्ट ऑफिस सही है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। और अगर आपने अभी रिसेंट के अंदर अपना एड्रेस चेंज कराया है तो आप उसको जरूर देखिए कहीं उसके अंदर पुराना एड्रेस तो लिखा हुआ नहीं है। फिर आपको देखना है रिमार्क या टैक्स, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग डेंजरस कैटेगरी है। यहाँ अगर आप ये वर्ड्स देखें जैसे कि डाउटफुल, जहाँ लिखा होता है डी, ऑब्जेक्शन पेंडिंग, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, मार्क फॉर डिलीटिंग, इनके अंदर से कोई भी अगर लिखा हुआ आता है तो आप फौरन से एक्शन लें। फिर अगर आपको गलती मिले तो आप कौन सा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आप एसआईआर रेक्टिफिकेशन या ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसको आपको कहाँ देना होगा, इसको आपको बीएलओ, ईआरओ या फिर सर्किल ऑफिसर को देना होगा। एप्लीकेशन में आपको एग्जैक्ट क्या लिखना है। देखिए, सबसे पहले आप एप्लीकेशन के अंदर लिखिए उसका सब्जेक्ट, फिर लिखिए एप्लीकेंट की डिटेल्स जैसे कि उसका नाम, उसका वोटर आईडी का ईपीआईसी नंबर, उसका एड्रेस, उसकी एज। फिर आपको होने वाली जो परेशानी है आपको उसके बारे में लिखना है और उसके लिए आपको लिखना है कि ये किस वजह से हुई है, इसके अंदर आपको क्या क्लेरिफिकेशन देना है। फिर इसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अटैच कर दीजिए और इसी के साथ साइन करके और डेट डाल के इस एप्लीकेशन को डन कर दीजिए। अब बात करते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। देखिए, ज्यादातर 2-3 डॉक्यूमेंट्स ही काफी होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड या पासपोर्ट, स्कूल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट,
वाइफ के केस के अंदर लैंड रिकॉर्ड या रेंट रिसिप्ट, फिर इसके बाद एफिडेविट, उसके अंदर आपका नाम और रिलेशन ये क्लियर करके आपको लिखना है। फिर आपको टाइम लिमिट और फॉलो अप करना है। SIR वोटर लिस्ट पब्लिकेशन के बाद एक लिमिटेड विंडो ओपन होती है जिसको आपको भरने के बाद रिसिप्ट या एक्नॉलेजमेंट जरूर लेनी होती है और इसको आप 7 से 15 दिन के अंदर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कोर्ट कब जाना पड़ता है। आपको कोर्ट तब जाना पड़ता है तब आपको रिटर्न में रिजेक्शन ऑर्डर मिल गया हो, नाम जो है वो फाइनल लिस्ट के अंदर से डिलीट हो गया हो। इसके लिए आपको पहले डिपार्टमेंटल रेमेडी अपनानी होगी क्योंकि कोर्ट सबसे बाद का रास्ता होता है। क्योंकि SIR लिस्ट के अंदर नाम आने से जरूरी होता है आपका रिमार्क क्लियर होना। डाउटफुल टैग बिना ऑब्जेक्शन के फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकता है। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की, एक्नॉलेजमेंट या फिर प्रूफ को किस तरीके से सेफ रखा जाए। देखिए इसके लिए आपको SIR स्लिप, रिसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट, BLO विजिट का प्रूफ अगर वो आपसे मिला हो, क्योंकि फ्यूचर ऑब्जेक्शन के अंदर यही सारे ही प्राइमरी एविडेंस होते हैं। तो SIR के बाद रिसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट को प्रूफ की तरह सेफ कैसे रखें। तो SIR रिसिप्ट या एक्नॉलेजमेंट आखिर होती क्या है। देखिए ये जो है वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है कि आप जो है SIR प्रोसीजर के अंदर कवर हुए हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, आपने अपना वेरिफिकेशन कराया है, आपके ऊपर जो ड्यू प्रोसीजर है वो आपने फॉलो किया है। क्योंकि ये आपको फ्यूचर के अंदर ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन, नोटिस या डिलीटेशन से बचाता है। तो SIR स्लिप या रिसिप्ट के अंदर क्या होता है। तो अगर ये स्लिप आपको मिले तो आप सबसे पहले इस स्लिप के अंदर ये वेरीफाई करें कि इसके अंदर आपका नाम सही है, आपका वोटर ID नंबर, EPIC नंबर सही है, डेट ऑफ वेरिफिकेशन जो लिखी हुई है वो सही है, इसके अंदर BLO या ऑफिसर का नाम और उसके सिग्नेचर हैं, उसका बूथ क्या है, आपका पार्ट क्या है, या आप किस विलेज या किस वार्ड के अंदर आते हैं, ये सारी चीजें सही हैं। क्योंकि ब्लैंक या अनसाइंड स्लिप ये एक वीक प्रूफ है। अब BLO विजिट का प्रूफ कैसे कलेक्ट करें। देखिए अगर आप BLO ऑफिस गए या BLO आपके घर आया तो आपके एक्सेप्टेबल प्रूफ ये है कि BLO के साइन किया हुआ नोट, उसके रजिस्टर की एंट्री, आपके पास वेरिफिकेशन स्लिप, SMS कॉल लॉग, डेट वाइज फोटो अगर ऑफिशियली अलाउड हो तब, ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहलाते हैं। अब प्रूफ को कैसे सेफ रखना है। देखिए आपको एक फिजिकल फाइल बनानी है जिसके अंदर आपको सारे के सारे प्रूफ इकट्ठा करके रखने हैं। इसके अंदर आप अपनी SIR स्लिप रखिए, अपनी वोटर ID रखिए, अपना आधार कार्ड रखिए, अपना एड्रेस प्रूफ रखिए। इसको एक फोल्डर के अंदर रखिए और उसके अंदर SIR के लिए ये है ये लिखिए और उसका कौन सा ईयर है। यहाँ पर डिजिटल बैकअप भी बहुत जरूरी है। आप मोबाइल से स्कैन करें, क्लियर फोटो लें, इसको आप अपने फोन के अंदर सेव करके रखें किसी ऐसे नाम से जो आपको याद करने में इजी हो। फिर बात करते हैं अगर आपको स्लिप नहीं मिली तो क्या करें। देखिए ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप BLO या ERO ऑफिस जाकर रिटर्न रिक्वेस्ट दे सकते हैं, वेरिफिकेशन की एक्नॉलेजमेंट को इश्यू करने की डिमांड रख सकते हैं। आप इसके लिए कोई एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, डेट ऑफ वेरिफिकेशन के साथ BLO वगैरह का नाम उसके अंदर लिखा होगा। ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने से एफिडेविट एक सपोर्टिंग एविडेंस बन जाता है। अब बात करते हैं फ्यूचर में ये प्रूफ कब काम आते हैं। तो देखिए अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्शन राइज होता है तब काम आते हैं, नाम के अंदर डाउटफुल मार्क होता है तब काम आते हैं, NRC या SIR नोटिस आता है तब काम आते हैं, आपके नाम का डिलीटेशन का अटेम्प्ट होता है तब काम आते हैं। तभी ये सारे प्रूफ काम आते हैं कि मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है, बिना मेरी सुनवाई के कोई भी एक्शन लेना इलीगल है। क्योंकि जो वेरिफिकेशन कर चुका होता है उसको बिना नोटिस या बिना सुनवाई के डिलीटेशन करना इलीगल है, ये नेचुरल जस्टिस का भी वॉयलेशन है। तो SIR स्लिप सिर्फ एक कागज नहीं है बल्कि ये आपके फ्यूचर का लीगल शील्ड है जिसको खो देना आपके केस को कमजोर कर सकता है। तो चलिए अब समझते हैं इस वीडियो का आज का तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल रिकॉर्ड क्रॉस चेक करना। तो देखिए ये आपकी जमाबंदी खाता होल्डिंग में आपके नाम को मैच करता है, ये एड्रेस वोटर रिकॉर्ड के सेम है। अगर ये मिसमैच होता है तो तहसीलदार ऑफिस या सर्किल में करेक्शन किया जाता है। तो SIR के बाद प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को कैसे क्रॉस चेक करें।
तो आपको कौन कौन से प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल रिकॉर्ड चेक करने हैं। तो देखिए, रूरल एरियाज यानी कि गांवों के अंदर आपको जमाबंदी, खाता, पट्टा, खसरा, डाक, प्लॉट डिटेल्स वगैरह या फिर म्यूटेशन, दाखिल खारिज स्टेटस चेक करना है। अर्बन एरियाज के अंदर, शहरों के अंदर म्युनिसिपल होल्डिंग, प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर कनेक्शन वगैरह, या फिर अगर मकान आपको अलॉट हुआ है तो वो अलॉटेड नंबर आपको सेव करके रखना है। ये सब रेजिडेंशियल प्रूफ के लिंकेज प्रूफ बनते हैं। जमाबंदी या खाते में आपको एग्जैक्ट क्या चेक करना है? आपको चेक करना है उसके अंदर ओनर का क्या नाम आया है और ओनर का जो नाम है उसकी स्पेलिंग सही है। SIR या वोटर लिस्ट से उसको मैच करें। शॉर्ट नेम, एग्जैक्ट टाइटल, सर नेम, ये सारी चीजें अवॉइड करें। इसमें आपका फादर या हस्बैंड का रिलेशन क्लियर हो। वोटर रिकॉर्ड के अंदर जो रिलेशन है वही इसके अंदर मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, गुलिस्ता के साथ डॉटर ऑफ फादर नेम लगा हुआ है और फिर बाद में गुलिस्ता के साथ वाइफ ऑफ हस्बैंड नेम लग जाता है। इस केस के अंदर एफिडेविट क्लियरिफिकेशन जरूरी होता है। फिर एड्रेस, विलेज, वार्ड वगैरह ये सारे सही से चेक करें, ये सेम होने चाहिए। एरिया और नेचर ऑफ लैंड, कोर लोकेशन सेम होना चाहिए। हाउस नंबर वगैरह चेंज हो सकता है, लोकेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। कॉमन मिसमैच प्रॉब्लम ये होती है कि खतौनी खसरा के अंदर पुराने ओनर का नाम होता है, इनहेरिटेंस के बाद भी म्यूटेशन नहीं हुआ होता है। तो अगर मिसमैच हो तो करेक्शन कैसे करवाएं? तो आप इसके लिए सर्किल ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस से करेक्शन करा सकते हैं। इसके लिए आपको लैंड रिकॉर्ड करेक्शन एप्लीकेशन तहसीलदार के ऑफिस में लगाना होता है। आपको इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। सेल डीड, वारिसान सर्टिफिकेट, एफिडेविट, ऑल जमाबंदी कॉपी। क्योंकि SIR या NRC कंफ्यूजन जो है यहीं से शुरू होता है। पेरेंट्स और चाइल्ड के लिंकेज के अंदर नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस का नाम। स्पाउस लिंकेज मैरिज के केस के अंदर वाइफ का फादर के नेम से हस्बैंड तक ट्रांजेक्शन, मैरिज की डेट और उसका प्लेस। स्ट्रॉन्ग लिंकेज डॉक्यूमेंट्स प्रायोरिटी वाइज, प्राइमरी, स्कूल, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट। सेकेंडरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे वोटर ID, आधार कार्ड, राशन कार्ड। सपोर्टिंग लैंड रिकॉर्ड, कोर्ट एफिडेविट वगैरह। लिंकेज के अंदर कौन सा क्रॉस चेक करें? तो हर डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्पेलिंग चेक करें। ऑर्डर, टाइटल वगैरह जैसे कि बेगम, देवी, खातून वगैरह। अब रेजिडेंशियल कंसिस्टेंसी, एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर फादर नेम लिखा हुआ है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हस्बैंड नेम लिखा हुआ है, इसको मैरिज सर्टिफिकेट या एफिडेविट वगैरह से ब्रिज कर सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ और मैरिज प्लेस वगैरह से लॉजिक बन सकता है। डेट ऑफ बर्थ और मैरिज की डेट लॉजिकल बन सकती है। डिस्ट्रिक्ट या विलेज सेम रीजन का होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी पर कॉमन लिंकेज प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से होती हैं। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि ओल्डर जनरेशन है। निकाहनामा या मैरिज अनरजिस्टर्ड है। स्कूल रिकॉर्ड्स के अंदर गलत फादर नेम्स है। स्पेलिंग वेरिएशन वगैरह है, जैसे कि अहमद का स्पेलिंग अलग है और लिखा हुआ कुछ अलग है। ये गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए क्लियरिफिकेशन चाहिए होता है। अगर आपकी लिंकेज वीक हो तो आपको क्या करना चाहिए? एफिडेविट ऑफ लिंकेज, फादर चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। नाम वेरिएशन एक्सप्लेन करें। रिकॉर्ड करेक्शन के अंदर स्कूल, वोटर ID, आधार करेक्शन वगैरह एक स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड बेस बनाएं। अब बात करते हैं SIR या NRC के अंदर लिंकेज का क्या रोल होता है। क्योंकि देखिए, अथॉरिटी पूछती है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपका क्लियर लिंकेज होता है, जैसे कि डाउटफुल टैग वगैरह नहीं होता, फॉरेनर का कोई रेफरेंस नहीं होता है, तो यहाँ पर आपके लिए नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है। तो मैरिड वुमेन के अंदर फादर नेम से हस्बैंड नेम तक के ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आता है, क्योंकि इसके अंदर ये करेक्शन कराया ही नहीं जाता है। तो SIR के अंदर सिर्फ नाम ही नहीं, फैमिली लिंकेज होना ही फ्यूचर की NRC या SIR के अंदर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जो आपको फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम से बचा सकता है। तो कोर्ट के अंदर कब जाना है, कब नहीं जाना है, उसके लिए मैंने पहले से ही अपनी वीडियो के अंदर बताया हुआ है। बाकी SIR और NRC से जुड़ी कई सारी वीडियो जो पहले ही मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे सवालों को क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप फौरन से उन वीडियो को जाकर जरूर देखें।
आपके बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो उन वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो के अंदर जो जो सवाल भी मैंने लिए हैं उन सब का अच्छे से क्लियरिफिकेशन हो गया होगा। और अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल नहीं भी है तो आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है, ये आपके लिए कितना यूज़फुल है। बाकी आप इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 जरूर देखिएगा। सवाल पूछते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से फॉर ऑल क्लियरिफिकेशन। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।